या फिर क्या होता है ना कि आप एक पहले से प्रॉपर रणनीति में चल रहे होते हैं और बीच में अगर हम बार बार लाइव आएंगे या रणनीतियाँ लेके आएंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जो सर स्ट्रेटजी बता रहे हैं कहीं वो स्ट्रेटजी ठीक तो नहीं है, कहीं मैं गलत तो नहीं चल रहा हूँ। तो ऐसा सोच के आप भटक सकते हैं। इस वजह से हम चाहते हैं कि हम लिमिटेड ही लाइव आएँ किसी परीक्षा को लेके। तो 30 नवंबर के बाद मैंने सोचा था कि मैं परीक्षा से 1 महीने पहले लाइव आऊँगा, तो लास्ट 1 महीने की बातें बता दूँगा। मुख्य बातें ये होती है कि स्टूडेंट्स के प्रश्न रहते हैं कि सर पढ़ा बहुत है, याद कुछ नहीं है, सर मोटिवेशन डाउन हो रहा है, जोश बन नहीं पा रहा है, अभ्यास प्रश्न करते हैं नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती है, टेस्ट सीरीज़ में स्कोर नहीं बैठ पाता, पढ़ता खूब हूँ बट ऐसा लगता है कि सिलेबस बिल्कुल नहीं हुआ है, और कई सारे ऐसे अनगिनत प्रश्न, नेगेटिव मार्किंग बहुत हो रही है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। ऐसे न जाने कितने प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में घूमते हैं। एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आता है हमारे दिमाग में ऐसे प्रश्न आते हैं, लाजमी है, आपके भी आते हैं। मैं जब तैयारी करता था तो मेरे भी आते थे और आपके भी आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और जितनी बार आप परीक्षाएं दोगे, चाहे आगे जीवन में फर्स्ट ग्रेड दोगे, चाहे आप आरएएस दोगे, ये सवाल आपके आगे भी मन मस्तिष्क में आएंगे। आप मान के चलना, आप ऐसा मत सोचना कि ये पहली बार आपके साथ ऐसा हो रहा है या भी हो रहा है, आगे भी होगा। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये चलता रहता है, ठीक है। इसको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ये दिमाग में सभी की होता है। राजस्थान का ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा और न ही ऐसा कोई स्टूडेंट रहा होगा जिसको ये लगा हो कि मुझे सारा सिलेबस कंठस्थ है, मेरी तैयारी पूर्ण है। ऐसा कोई स्टूडेंट ना है, ना कोई रहा होगा। अगर कोई रहा होगा तो झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि मार्केट में झूठ बहुत चलता है। लोग अपनी रेपुटेशन के लिए कई बार झूठ बोल देते हैं। तो ऐसा होता है कि जब भी कोई ऐसा कुछ बोलता है तो मान के चलिए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने सारे एग्ज़ाम दिए भी हैं, पास भी किए, फेल भी हुए, सारा चीज़ें हमने देखी हैं। तो कोई नहीं कह सकता कि मेरा सारा सिलेबस तैयार है और मेरे सारी चीज़ें कंठस्थ हैं, प्रॉपर चीज़ें चल रही है, ऐसा कोई नहीं हो सकता। हो सकता है एक तो आपके दिमाग में यह प्रश्न जो है ये सतत रूप से चल रहा है, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ का स्कोर नहीं बन रहा है। देखिए विद्यार्थियों, मैं कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि जितने भी टेस्ट होते हैं, जितनी भी कोचिंग सेंटर टेस्ट बनाते हैं, वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते जितना आरपीएससी या फिर आरएमएसबी करता है। तो हर एजेंसी का पेपर बनाने का तरीका अलग होता है। आरपीएससी का अपना तरीका, आरएमएसबी का अपना तरीका है और कोचिंग सेंटर्स के अपने तरीके। तो कोचिंग सेंटर का ये रहता है कि जो कुछ हमें नहीं आ रहा है या जो टफ़ है वो दिया जाता है। कोचिंग सेंटर टफ़ इसलिए देते हैं कि पहला उनका रीज़न ये होता है कि कई बार वो अपने कंटेंट से भी बाहर देते हैं। टफ़ देने के पीछे रीज़न ये होता है कि आपका एक कठिन अभ्यास होता रहे, और इसके कारण अगर आप डिप्रेशन में हैं कि मेरा स्कोर नहीं हो रहा है तो बहुत गलत है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि कोचिंग सेंटर्स की जितनी भी टेस्ट सीरीज है, इसके स्कोर को कभी दिल पे मत लो। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जब टेस्ट सीरीज में टॉप करने वाले स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट में फेल होते हैं और टेस्ट सीरीज में कम नंबर लाने वाले भी सफल हो जाते हैं। उसका रीज़न होता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज़ की शेड्यूल को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट देते हैं, तो वो टॉप कर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने शेड्यूल पे रहते हैं और टाइम पास के लिए, अभ्यास के लिए टेस्ट देते हैं। तो जो अभ्यास के लिए टेस्ट देते हैं और अपने शेड्यूल पे रहते हैं, उनके टेस्ट में नंबर अक्सर कम आते हैं, और फिर जब मेन एग्ज़ाम होगा तब वो स्टूडेंट अपना काम कर जाएंगे, बड़ा अच्छे से सिलेक्शन लेंगे। तो एक जो ये पॉइंट है ना, जो स्कोर कम वाला, ये बिल्कुल दिल पे मत लो, आप अपने शेड्यूल से चलते रहो। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि गलती से भी आप फरवरी में कोई एग्ज़ाम मत देना टेस्ट सीरीज़ का। तो
लास्ट आप आगे 10 दिनों में कोई 2-4 टेस्ट देते हैं तो दे देना। फरवरी में टेस्ट सीरीज़ देना छोड़ दो आप। मैं व्यक्तिगत सलाह दे रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं, आजकल स्टूडेंट बहुत समझदार हो गए हैं, मैं कह रहा हूँ अत्यधिक समझदार हो गए हैं, ठीक है। तो बेहतर ये होगा कि आप फरवरी में कोई टेस्ट सीरीज़ का एग्ज़ाम मत देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि अगर आप टेस्ट दोगे और टेस्ट सीरीज़ के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ध्यान नहीं देते इतना कि कितना कैसा पेपर, लेवल कैसा बना है, वो कुछ भी इधर उधर कर देंगे पेपर। और अगर ऐसे टाइट पेपर दे दिए और आपके मार्क्स कम हो जाएंगे तो लास्ट में जो कच्चे दिल के लोग होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, टैबलेट खानी शुरू कर देते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप टेस्ट सीरीज छोड़ दें, ठीक है। मैं मेरी अगर बात करूं तो मैं अगर आपकी जगह के एज ए स्टूडेंट होता तो मैं 1 महीना पहले टेस्ट सीरीज छोड़ देता, टेस्ट सीरीज़ के एग्ज़ाम छोड़ देता और मैं क्या करता, मैं मेरे सिलेबस को रिवीजन करने का प्रयास करता और पुराने पेपर वगैरह जितने भी हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स के, आजकल मार्केट में खूब किताबें आती पुराने पेपर की, और वो सारे पेपर जो है वो सोल्यूशन करता, न कि टेस्ट सीरीज़ देता, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ के स्कोर कभी मायने नहीं रखते। टेस्ट सीरीज़ के पेपर के लेवल, RPSC RMSB के लेवल बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, पेपर बनाने के पैटर्न अलग होते हैं, प्रश्न कौन सा पार्ट से कितने प्रश्न बनाने हैं ये पैटर्न भी अलग होते हैं। इसलिए आप टेस्ट सीरीज़ के स्कोर को बिल्कुल दिल पे मत लें, क्योंकि अगर आपकी बढ़िया तैयारी के बाद स्कोर कम हो रहा है तो गलती और लेवल वगैरह सारे टेस्ट सीरीज़ की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं सच बताऊं, आप मेरे पुराने वीडियो जितने भी देख लेना, मैंने कई बार कहा है कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की बजाय आप लोग जो है वो पुराने प्रश्नों का ठीक से अभ्यास करें, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे वनिष्पत टेस्ट सीरीज़ के। ये टेस्ट सीरीज़ का कंसेप्ट नया आया है और इस नए कंसेप्ट के अंदर क्या हुआ, इतने खिलाड़ी आ गए, इतने सारे कोचिंग सेंटर जुड़ गए कि अब वो क्वालिटी नहीं रही। अब वो लोग जो नहीं प्रश्न बनाने होते वही बनाने शुरू कर गए। जो मेन प्रश्न होता है, ऐसे प्रश्न छोड़ दिए उन्होंने, अंदर से बाल की खाल निकालना शुरू कर दिया। ऐसी बाल की खाल कोई बोर्ड एजेंसी नहीं निकालता है और इस वजह से आपके टेस्ट में नंबर कम आते हैं। आप प्रश्नों को देखिए, आप RMSB के पेपर देखना, आप कोचिंग सेंटर्स के पेपर देखना, आपको रात दिन का फ़र्क नज़र आएगा। RMSB के पेपर और कोचिंग सेंटर के पेपर में 5-10 प्रश्न सिमिलर होंगे जो लेवल करते हैं। 80-90% कोचिंग सेंटर वाले अपने हिसाब से देते हैं, ठीक है। जिनका कोई लेवल नहीं होता, जो प्रश्न नहीं बन रहे होते हैं, वहाँ से अगर अपन प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न हमेशा निम्न स्तरीय प्रश्न होते हैं और वो प्रश्न आपके ठीक नहीं बैठते और आप लोग टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए मैं घर के हिसाब से सलाह दूं तो टेस्ट सीरीज़ में स्कोर को दिल पे बिल्कुल ना लें। इसको एज ए, अगर दे ही रहे हैं तो एज ए इसको यूं कहिए कि एक अभ्यास के तौर पे लें। बस टेस्ट सीरीज़ की ये देखिए कि आप 4 ऑप्शन में से विकल्प ठीक तरीके से निकाल पा रहे कि नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस तक ही रखिए। बाकी इसको छोड़िए, इस पर आपको ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बेहतरीन यही होगा कि आप इसको छोड़ दो, ठीक है। बाकी अगर आप ये सोचते हो कि सेफ स्कोर क्या होगा, रीट के लिए मुझे कितने नंबर चाहिए ताकि सिलेक्शन होगा अध्यापक में, मैं आपको कह रहा हूँ कि आज दिन तक कोई विद्वान ये नहीं कह पाएगा कि सेफ स्कोर क्या है। देखो, सेफ स्कोर जो है वो पेपर के लेवल, स्टूडेंट की प्रिपरेशन और साथ साथ में कितना कुछ सही तरीके से काम हुआ है, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सेफ स्कोर कोई नहीं बता पाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट सेफ स्कोर जानना चाहे टेस्ट सीरीज़ का या फिर आपके अध्यापक भर्ती परीक्षा की कट ऑफ के लिए, वो सबसे यूँ कहिए कि भ्रमित स्टूडेंट है। वो ऐसे स्टूडेंट है जो मतलब डरे हुए हैं, सहमे हुए बिना फालतू के। आप कैसे बता सकते हो? ये कोई 100 मीटर की दौड़ थोड़ी है जो आपको सेफ स्कोर बता दिया 10 सेकंड में किसी ने कर लिए तो वो मेडल जीत के लेगा। ये खेल नहीं है, ये परीक्षा है। इसके पेपर पे डिपेंड करता है कि सेफ स्कोर क्या होगा। सरल प्रश्न आता है तो 250 से ऊपर भी चले जाते हैं, टफ बहुत ज़बरदस्त टफ दे दें तो 150 पे गाड़ी थक जाती है। आप कैसे कोई स्टूडेंट सेफ स्कोर पूछ सकता है और कैसे कोई शिक्षक सेफ स्कोर बता सकता है पेपर हुए बिना? इसलिए कहता हूँ ऐसे प्रश्नों में अगर आप फंसोगे तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि सिलेक्शन तो छोड़िए, आप सिलेक्शन की रेस में भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है स्कोर वगैरह, इसको आप छोड़िए, कोई टेंशन नहीं लेनी। स्कोर कम भी होता है, छोड़िए उसको, वो टेस्ट सीरीज ही सही नहीं है, आप ये मान के चलिए। और अगर
टेस्ट स्कोर बढ़िया हो रहे हैं तो भी गुरूर में ना रहें, क्योंकि मैंने टॉप करते हुए स्टूडेंट को बाद में फेल होते हुए देखा है। मुझे ये इतना अनुभव हो गया है कि जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज में बहुत बढ़िया नंबर लाए थे वो बच्चे बाद में फेल हुए, और जिनके बहुत कम नंबर आए थे वो अपनी प्लानिंग से चल रहे थे और वो पास हो गए। तो टेस्ट सीरीज का स्कोर जो है ये आपकी सफलता में शून्य योगदान देता है, आप इसको मान के चलिए। मैं बात कह रहा हूँ तो बिल्कुल कुछ ही प्रमाण के साथ ही कह रहा हूँ, इसलिए इसको छोड़िए, आप टेस्ट सीरीज का बिल्कुल दिमाग में मत लेना। दूसरा प्रश्न था आपका कि कोर्स को समेटे कैसे, इतना बड़ा पाठ्यक्रम है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं बहुत ही सिंपल बात बताता हूँ आपको। कोर्स इतना लंबा चौड़ा है कि इस कोर्स को राजस्थान का कोई स्टूडेंट समेट नहीं पाएगा, ठीक है। कोर्स को कैसे समेटे, तो कोर्स पूरा कैसे किया जाए। कोर्स पूर्णता का आभास नहीं हो रहा है सर, आभास होगा भी नहीं, और मैं बता रहा हूँ परीक्षा पास करने के बाद में भी आभास नहीं होगा। आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, आपकी नियुक्ति हो जाएगी ना, उसके बाद में भी आपको यही लगेगा कि यार ये कोर्स तो मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की फीलिंग है, पाठ्यक्रम अधिक है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे राजस्थान की समस्या है। अच्छा, अगर कोर्स पूर्णता का आभास नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप पूरे कोर्स में से लगभग 70-80% कवर करने वाले जो पार्ट हैं, जैसे साइकोलॉजी कितने परसेंटेज का आप देख लो, 300 का पेपर है, उसमें मनोविज्ञान कितने का है, आईसीटी कितने का है, गणित कितने का है, या आपका सब्जेक्ट कितने का है। अब उसमें देख लो कि 70-80% जो पोर्शन तैयार कर रहा है, उस पोर्शन को आप बढ़िया तरीके से देखना शुरू कर दो, और उस पोर्शन को आप रेगुलर रिवीजन करना शुरू कर दो। कैसे किया जा सकता है, जैसे मान लो कि मॉर्निंग की जो शिफ्ट थी, वो मॉर्निंग की शिफ्ट आप दे दो, टीचिंग मेथड को दे दो, साथ में आईसीटी को दे दो, साथ में एजुकेशन सिनेरियो को दे दो, और साथ में आप उसको साइकोलॉजी को दे दो। अब ये पोर्शन दे दिया, अब आप अगर इसको देखोगे ये कितने परसेंटेज योगदान दे रहा है आपके सिलेबस में, पता चल जाएगा। तो ये पोर्शन सुबह सुबह पूरा टाइम इसको दो, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे दे दीजिए। उसके बाद में जब दिन का समय आता है, अब आफ्टरनून का जो समय आएगा, तो आफ्टरनून में आप राजस्थान जीके को पूरा टाइम दे दो, राजस्थान जनरल हिस्ट्री को दे दो। इसमें आप तो इतिहास, भूगोल, जो आपके पोर्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं उसको थोड़ा रेस्ट करवा सकते हो, जो कमज़ोर पोर्शन है उसको और बढ़िया कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री है वगैरह है, इन पोर्शन को ठीक किया जा सकता है। इवनिंग का जो सेशन आएगा रात का, उस सेशन में आप अपना सब्जेक्ट को दे दो, जैसे सामाजिक के स्टूडेंट है तो सामाजिक को दे दो, साइंस के है तो साइंस के स्टूडेंट साइंस को दे दो, अगर आप पर्यावरण वगैरह के हैं तो आप सारे पोर्शन साथ में ले लो, गणित वगैरह सारी चीज़ें ले लो। तो ये आपके ऊपर है। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हो कि पूरे सिलेबस में से 70-80% ऐसा है जो सिलेबस आपका बहुत बढ़िया है, ठीक है, जिसको आप अच्छे से कर सकते हो। तो कम से कम इस पोर्शन को ऊपर आप ध्यान दीजिए और डेली कम से कम उसका अभ्यास करते जाइए। तो 70-80% बढ़िया हो गया ना, और पीछे का जो 20-25% बचेगा उसको नॉर्मल देख लोगे ना, तो भी आपका स्कोर 65-70% के आसपास आ जाएगा, और ये अपने आप में बढ़िया स्कोर माना जाएगा, ठीक है। तो कोर्स का पूर्णता का अगर आभास नहीं होता है तो कोई इश्यू नहीं है, आप ज़्यादा लोड ना लें, ये सभी की समस्या। तो समझदारी का काम ये है कि आप सिलेबस को लीजिए, सिलेबस में देखिए कि 70-80% जो आपकी पसंद भी है और कौन सा कवर कर रहा है, उस पोर्शन को अलग कर लीजिए। जैसे मैं होता तो कर लेता, भाई शैक्षणिक परिदृश्य से यहाँ से इतने सवाल आने वाले हैं, और आईसीटी से इतने आने वाले, उससे इतने वाले हैं, तो ये 80% हो गया, उसको अलग कर लो, उसके ऊपर पूरा ध्यान दो, ठीक है। बाकी के 20% देख लो, उसको थोड़ा थोड़ा कम ध्यान दो। तो थोड़ा सा समझदार आपको होना पड़ेगा, और ये आप अपने स्तर पर ही कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से करते जाओ, और पीछे आगे के जो 30 दिन है, बिल्कुल 30 दिन है, इसमें एक दिन भी बिगाड़ना मत आप। बीच में कई सामाजिक कार्यक्रम भी आएंगे, शादी या विवाह, सारी चीज़ें हो रहेगी, लेकिन आप इन सारी चीज़ों से बचते हुए एक एक दिन के, एक एक घंटे के महत्व को समझना, और ये सारे पोर्शन बढ़िया तरीके से करते जाओ। 30 दिन आगे बचे हुए हैं, और कोशिश करो कि इस 30 दिनों में आप एक बार पूरा सिलेबस कर सको, या फिर कम से कम एक बार वापस पढ़ लोगे ये और थोड़ा थोड़ा और देख लोगे तो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट जो मैं चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रहा था कि ग्रुप डिस्कशन वगैरह ये सब डीमोटिवेट क्यों होते हैं। डीमोटिवेशन, देखिए एक स्टूडेंट डीमोटिवेट कब होता है, एक स्टूडेंट डीमोटिवेट तब होता है जब वो आपके विभिन्न सारे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हो, सोशल मीडिया के कई सारे ग्रुप, टेलीग्राम पे,
और व्हाट्सएप पे पता नहीं कितने सारे ग्रुप, इन सारे ग्रुप में जब जुड़ा हुआ होता है तो ग्रुप की जब डिस्कशन पढ़ता है तो डिस्कशन पढ़ने के बाद में वो अपने आप को कमतर महसूस करता है, और जब अपने आप को कमतर महसूस करेगा तो वो उसका मोटिवेशन जो है वो शून्य हो जाता है और वो अंदर अंदर से डरने लग जाता है। पहला कारण। तो क्या कारण होते हैं इसके? तो सोशल मीडिया ग्रुप एक कारण ये है। दूसरा कारण क्या होता है? जब आप लाइब्रेरी में जाते हो, मैं लाइब्रेरी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, अब मुझे लगता है लाइब्रेरी गलत ट्रेंड पे आ गई है। क्यों? वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आते हैं ये सारे फालतू के डिस्कशन करने शुरू कर जाते हैं। कितनी कट ऑफ रहेगी, किस कंटेंट से कितना आ रहा है, किसके टेस्ट में कितने आ रहे हैं, इतनी अननेसेसरी बातें करते हैं जिसका वास्तविक जीवन में कोई लेना देना नहीं है। और इन लोगों के डिस्कशन को सुनकर एक सीरियस स्टूडेंट डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस तरह से जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जितने भी ग्रुप डिस्कशन होते हैं अननेसेसरी, निरर्थक ग्रुप डिस्कशन, मैं कहता हूँ सभी विद्यार्थियों को ऐसे दोस्तों से दूर रहें, ऐसे ग्रुप से दूर रहें, आप अकेले रहें, अपना काम करें और फालतू का इस प्रकार के डिस्कशन से बचें। ये डिस्कशन, ये सोशल मीडिया ग्रुप्स और इसके अलावा आपके द्वारा ये जो बार बार पूछा जाता है ना दुनिया से, हर व्यक्ति से आप पूछते रहते हो, आप स्टूडेंट से पूछते हो, आप टीचर से पूछते हो, आप पता नहीं किस किस से, पुराने सेलेक्टेड से पूछते हो। जितना अधिक लोगों से पूछोगे हर व्यक्ति अपना मत बताएगा, और जितने अधिक मत आपके पास में आएंगे आप अपने आप को कमतर महसूस करते जाओगे, और स्थिति ये आएगी कि आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये डीमोटिवेशन जो है विद्यार्थियों, ये आपके कॉन्फिडेंस को गिराता है। जैसे डीमोटिवेट होंगे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस लूज होने के बाद पढ़ाई पर मन नहीं लगेगा। तो ये डीमोटिवेशन क्यों होता है? सोशल मीडिया ग्रुप डिस्कशंस, बिना फालतू की चीज़ों को पूछते रहना। मेरे पास कई बार मैसेज आते हैं, सर लड़के बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि ऐसा होगा। अरे भाई, कुछ लोगों पे क्यों विश्वास करते हो? आप क्यों विश्वास करते हो ऐसे लोगों पे जिसको खुद को कुछ नहीं पता? इसलिए इस प्रकार की चीज़ों से बचें। आप जो है ये ग्रुप डिस्कशंस वगैरह से बचोगे, जितना आप इन सारी चीज़ों से हट के एक वो जुनूनी पढ़ाई करोगे तो फिर क्या होगा? फिर आप इन चीज़ों से बच के रहोगे, और इनसे अगर बच के रहे तो आपका डीमोटिवेशन नहीं होगा, हमेशा मोटिवेट रहोगे आप। परीक्षा को 1 महीना रहा है, आपके सामने एग्ज़ाम आया हुआ है, एक आकाश भर सिलेबस है आपके सामने, उसके बावजूद आप अगर मोटिवेट नहीं है तो आपको दुनिया का कोई शिक्षक मोटिवेट नहीं कर सकता। और मैं मानता हूं कि आपको प्रतिदिन मोटिवेशन की आवश्यकता महसूस ही क्यों हो रही है। मोटिवेशन अपने आप में यूं कहिए कि ठीक है, कभी कभार रास्ता जानने के लिए ज़रूरी होता है। अगर आपको हर दिन मोटिवेट होने की आवश्यकता है तो आप मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हर दिन मोटिवेशन की आवश्यकता होती है तो मैं मानता हूं कि उसको किसी मनोविज्ञान के मनोचिकित्सक से दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन जो है वो ठीक है, मान लो आप फंस गए कहीं पे, तो आपको मार्गदर्शन के लिए किसी अनुभवी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये तो कतई नहीं है ना कि आप हर दिन ही आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट के बिल्कुल लक्षण नहीं है। तो हर दिन मोटिवेशन वाली बातें छोड़िए और इन चीज़ों से दूर होकर अपने कंटेंट पे एक प्रकार से विश्वास रखिए और उसको ठीक से पढ़िए। बाकी ऐसे तो मोटिवेशन, अब एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं दिन में आधा घंटा, 5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे मोटिवेट होता हूँ। तो भाई तो मोटिवेट होने से क्या होगा? परीक्षा में मोटिवेशन के सवाल थोड़ी नहीं आएंगे। परीक्षा में तो सवाल आएंगे आपके कंटेंट से। ये मोटिवेशन बाद में जहर बन के शामिल होगा जाएगा आपका। ठीक है, कभी कभार मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो हम आ जाते हैं। तो मोटिवेशन की डेली आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस बीमारी से बचोगे तो ज़्यादा बेहतर है। चौथा प्रश्न आपका जनरली रहता है वो होता है नेगेटिव मार्किंग, कि सर नेगेटिव मार्किंग बहुत हो रही है, इसको बचें कैसे इससे? ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग क्यों हो रही है इसके जब मेरा एक अनुभव ये कहता है कि नेगेटिव मार्किंग के पीछे 3 मेन कारण जिम्मेदार होते हैं। पहला कारण जो जिम्मेदार होता है वो ये होता है कि सबसे पहला कारण वो ये होता है कि
आप अगर प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ते हो या ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करते हो तो नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो पहला सुधार आप ये कीजिए कि प्रश्नों को ठीक से पढ़ें और ठीक से पढ़ने के बाद में उसमें ऑप्शंस को भी ठीक से पढ़ें। दूसरा कारण ये होता है कि जब हमारा रिवीजन कम होता है, बहुत कम पढ़ा हुआ होता है, तो फिर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम होती जाएगी। ये सतत प्रक्रिया है, इसको आप किसी शिक्षक या किसी फार्मूले से ठीक नहीं कर सकते। बेहतर ये होता है कि आप निरंतर पुराने प्रश्न का अभ्यास करते जाओ, अपने मटेरियल को पढ़ते जाओ और वापस बार बार उसको पढ़ते जाओ। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे नेगेटिव मार्किंग कम होती जाएगी। और ये बहुत सामान्य बात है, कोई ज़्यादा लोड लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्नों को सही से पढ़ो और अभ्यास करते जाओ और रिवीजन करते जाओ तो निश्चित तौर पर नेगेटिव मार्किंग कम होगी। और परीक्षा से 2 या 3 दिन पहले मैं फिर आऊँगा एक बार लाइव और उसमें मैं बताऊँगा कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम किया जा सकता है। ये उस समय बताऊँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी तो खाली आप प्रश्नों को ठीक से पढ़ो, ऑप्शन को ठीक से पढ़ो और अपने कंटेंट को बार बार रिवीजन करो तो सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएगी, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद में 5वां जो बिंदु आपका था वो था आपकी कि अपनी सामग्री का क्या करें। अब देखो, एक बच्चे का बड़ा प्रश्न आया कि सर आपका कंटेंट मैंने पढ़ा है लेकिन लाइब्रेरी में बच्चे कह रहे हैं कि उससे एक भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, मैं ये बात तीसरे बिंदु में भी कह चुका हूँ कि इस प्रकार के किसी से न पूछें, क्योंकि आपके पास में जो भी कंटेंट है वो सफिशिएंट है। क्योंकि आपने विश्वास के साथ पढ़ा है तो डेफिनेटली वो कंटेंट अपने आप में पर्याप्त है। किसी से न पूछें कि मुझे क्या पढ़ना है, मुझे क्या छोड़ना है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी आप अगर अपना कंटेंट चेंज करोगे, सामग्री चेंज करोगे तो उसको 3-4 बार नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप 3-4 बार चीज़ें नहीं पढ़ पाए तो फिर वो आपको फ़ायदा नहीं दे पाएगी। तो अगर आप किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स पढ़ रहे हैं तो बार बार उसी को पढ़ें। अगर आप ये RBSC NCERT वगैरह बढ़िया पढ़ी है तो इसी को पढ़ें, किसी बुक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने खुद के नोट्स बनाए तो उसी को पढ़ें। मैं कह रहा हूँ कि परीक्षा का लास्ट 1 महीना ऐसा महत्वपूर्ण होता है जब एक स्टूडेंट को कभी भी अपनी सामग्री को बदलना नहीं चाहिए। जितना जिस पार्ट से आपने पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा है, उसी पार्ट को वापस पढ़ें, उसी सामग्री को वापस पढ़ें। दोस्तों ने ये बताया है, कृपया करके ऐसे दोस्तों को न पूछें कि तूने क्या पढ़ा, क्योंकि दोस्त खुद बेरोजगार है। दोस्त की खुद की हालत ये है कि उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे, और वो आपको ज्ञान देता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से बच के रहें। एक बच्चा कह रहा सर नींद ज़्यादा आती है। नींद, बेरोजगारी में नींद ज़्यादा आना लंबी बेरोजगारी का सूचक है बेटा। नींद ले आराम से, क्योंकि 20 लाख बच्चे हैं, लेन नौकरी तो 48,000 की लगनी है, बाकी को तो नींद ही लेनी है। आराम से नींद ले। देखो, तो बहुत सौभाग्यशाली है कि तेरे को नींद आ रही है। कईयों की नींदें उड़ी हुई है और जिसको आ रही है वो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, है ना। तो नींद लेते रहो, क्योंकि नींद लेनी ज़रूरी, नहीं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना। आप देखो आगे, तो अपनी जो सामग्री है उस पर विश्वास कीजिए और इसी सामग्री को बारंबार पढ़िए। नई सामग्री न लानी है, न आपको नई सामग्री की ओर वापस अब उस ओर जाना है, क्योंकि अगर आप सामग्री चेंज करोगे तो आपको लॉस ही होगा, फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि भरोसा किया है तो उसी पे भरोसा बना के रखिए, और अब अगर उसको बार बार चेंज करोगे तो निश्चित तौर पे आपको उसका नुकसान होगा। ठीक है, और अब 7वां प्रश्न जो आपके दिमाग में है वो है आपके कि सर PRT जो हमने KVS का फॉर्म भरा है उसकी डेट और साथ में अध्यापक की डेट सेम आ गई है, ऑलमोस्ट सेम है, 21 या 28 के बीच में है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। अभी आप इसके दिमाग में निकालिए, अभी आप अध्यापक की ओर पूरा ध्यान दे दीजिए। अगर आगे एग्ज़ाम इधर उधर होता है तो आपको दोनों का फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आप इधर उधर हो जाएंगे तो फिर किसी और को फ़ायदा मिल जाएगा। इससे बेहतर ये होगा कि आप इस पर ध्यान दें, इसको छोड़ दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए। और अगर कहीं मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सकता है एग्ज़ाम आगे भी चला जाए, तो जब 2 एग्ज़ाम साथ में आते हैं तो गुरुजी कुछ नहीं कर सकते और आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि आप इस पर ध्यान दें, इसको छोड़ दीजिए, और अगर हमारे नसीब में जो होगा वो मिल जाएगा। बस आप अपना 100% जो है वो देते रहिए। ठीक है, अब हाँ, एक
8वां प्रश्न आपके दिमाग में है कि सर कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, इतना पढ़ने के बाद में सर ये फीलिंग आ रही है। और ये फीलिंग आपकी नहीं आ रही, ये मेरी भी आती थी। जब मैं पढ़ता था, जब मैं परीक्षा में तैयारी में था, उस समय मेरे दिमाग में भी यही फीलिंग आती थी कि कुछ भी याद नहीं, क्योंकि जब सिलेबस बड़े होते हैं तो वाकई में यही फीलिंग आती, कुछ भी याद नहीं। लेकिन जब आप प्रश्न करने बैठोगे तो उत्तर अपने आप आते हैं, अवचेतन मन से ऑप्शंस आने शुरू हो जाते हैं। जब भी ये चीज़ लगे ना कुछ भी याद नहीं है, तब आप पुराने पेपर लो और उसमें से 10 प्रश्न करो। जैसे ही आप 10 या 12 प्रश्न करोगे तब आपको लगेगा कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ नहीं आ रहा, मुझे बहुत कुछ आ रहा है। ठीक है, तो जब भी ये फीलिंग आए, और ये आम फीलिंग है, देखो मुझे भी आती थी और आपको भी आती है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ऐसी फीलिंग आती है तो आप पुराने 15, 20, 50 प्रश्न निकालोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में मुझे याद तो है। और पुराने पेपर निकाल रहे हो और उसमें भी फिर भी ये लगे कुछ भी याद नहीं, तो भैया तैयारी में गड़बड़ी है। ठीक है, क्योंकि तैयारी में गड़बड़ी है, इसलिए पुराने प्रश्न भी आपसे अगर सही नहीं हो रहे हैं तो फिर बड़ा गड़बड़ी वाला काम है। लेकिन अगर पुराने प्रश्न 10 में से अगर 6, 7, 8 हो रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एक ये है। दूसरा एक प्रश्न है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो तो मैंने आपको यही लिख लिया। कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आप डीमोटिवेटेड रहोगे, और डीमोटिवेटेड कब तक रहोगे, जब तक आप ये सोशल मीडिया ग्रुप्स, फालतू के ग्रुप डिस्कशंस, लोगों को पूछते फिरते रहोगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी। इसके बाद में एक चीज़ और है कि संस्कृत डिपार्टमेंट का अध्यापक का पेपर भी है, तो आपके दिमाग में ये भी एक सर अध्यापक के पेपर और संस्कृत शिक्षा विभाग को, दोनों को कैसे मैनेज करें। देखो दोनों के बीच में इतना कम टाइम है कि आप दोनों में से कोई एक को मैनेज कीजिए। अगर आप अध्यापक की कर रहे हैं तो संस्कृत शिक्षा विभाग को भूल जाइए, अगर आप संस्कृत शिक्षा विभाग की कर रहे हैं तो अध्यापक को भूल जाइए। कोई दोनों में से एक तैयारी छोड़ के एक करना, सीधा सा मतलब है, मैं आपको वापस इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि या एक ही परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। 1 महीने में 2 परीक्षाओं की तैयारी करने का मतलब ये है कि आप जो है वो कहीं न कहीं फेल होने की राह पे हैं, गलत राह पे हैं। ठीक है, और एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये था कि प्रश्नों का कट लेवल कैसा आएगा, प्रश्नों का स्तर कैसा होगा। बच्चों को इतना डरा रखा है कि RMSB पेपर बनाएगा, ये होगा वो होगा, पेपर का लेवल बड़ा हार्ड आएगा। ये धारणाएं आपके दिमाग में इस टेस्ट सीरीज के कारण बनी हुई है। इस टेस्ट सीरीज में क्या हुआ कि प्रश्न इतने कठिन पूछे गए, बच्चे डर गए कि पता नहीं कितने हार्ड प्रश्न आएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये मान के चलिए कि जब 100% जो पेपर होता है, इस 100% में से मैं आपको आज ही कह रहा हूँ 60% पेपर जो है वो बहुत आसान आता है। ठीक है, और 20% प्रश्न जो है वो थोड़े से मध्यम स्तर की कठिनाई को लिए हुए होते हैं, और 10-20 क्या लगभग 30% और 10% सवाल जो है वो कठिन होते हैं। 10% अधिकतम बता रहा हूँ, अधिक है नहीं 10%, 5% होते हैं। आप टेंशन ले रहे हो 10% की, और इस टेंशन में ना आप ये 60% ठीक से पढ़ पा रहे हो, ना 30%। और मैं बताऊँ कट ऑफ कितनी रहती है, 70% के आसपास रहती है जब नेगेटिव मार्किंग होती है तब, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 70% कट ऑफ होती है तो आप आसान और कुछ मध्यम प्रश्न करके भी पास हो सकते हैं। फिर गहराई क्यों देखें, इसलिए ध्यान रखना जब पाठ्यक्रम बहुत बड़ा हो तो गहराई हमेशा सामान्य आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती। जैसे मैं बताऊं मुगल साम्राज्य L2 में दिया हुआ है, L1 में भी मुगल साम्राज्य है। आपको क्या लगता है, आप मुगल साम्राज्य को गहराई से पढ़ोगे, 80 क्लास लगती है हमारी, तब जाके मुगल साम्राज्य पूरा होता है। बेहतर है कि शासकों के नाम याद कर लो, बाकी छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। तो गहराई की बजाय आप सिलेबस को सरफेस लेवल पे तैयार कर लो, डेप्थ में मत जाओ। डेप्थ में तब जाया जाता है जब सिलेबस छोटा हो। जब सिलेबस बहुत बड़ा हो तो गहराई में जाना मतलब ये हुआ कि आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जब सिलेबस में 200 टॉपिक हो और सवाल जब 150 आने हो तो गहराई में जाना मूर्खता का परिचायक है। तो बेहतर होगा, मैं आपको सलाह देता हूँ घर के हिसाब से, चीज़ें पढ़ो, बस सामान्य तौर पे देख रहो। अब एक जीके में दे दिया कि भाई अनुसंधान केंद्र सारे, अब अनुसंधान केंद्र में लोगों ने पता नहीं कितना कुछ याद कर लिया, कोई सेंस नहीं है। टीचर तो पढ़ाएगा ही, क्योंकि उसको 1 घंटे की क्लास लेनी है तो क्या पढ़ाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अनुसंधान केंद्र कौन सा किस स्थान पे, इतना याद कर लो, बात खत्म।
तो इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, पेपर बहुत आसान आते हैं। और जब इतना बड़ा सिलेबस हो तो बहुत ही सामान्य पेपर आएगा, ज़्यादा इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अंतिम प्रश्न है आपका कि सर दबाव महसूस हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक ही तरीका होता है कि दुनियादारी से दूर रहो, अपना काम करो, अपने सिलेबस को पढ़ो, 70-80% ढंग का करके जाओ और किसी से कोई सलाह राय मत मांगो, बस काम से काम रखो और रात दिन एक करके मेहनत करो, तो फिर ओवर थिंकिंग नहीं होगी। क्योंकि दबाव कब आता है? जब ओवर थिंकिंग होती है, जब हम एक्स्ट्रा सोचते हैं तब आपके क्या होता है, दबाव आता है, प्रेशर आता है, और प्रेशर में कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली चीज़ें ठीक हो जाएगी। और जो कुछ मैंने जाना आपकी समस्याओं के बारे में, तो ये बातें मैंने बताई, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें सारी आपको समझ में आई होगी। शॉर्ट में वापस बता देता हूँ एक बार कि टेस्ट सीरीज में स्कोर को दिल पे ना लें, और टेस्ट सीरीज के स्कोर आपकी चयन के न तो परिचायक है न बाधक है, और बेहतर होगा कि आप जो है वो इसको छोड़ ही दो, टेस्ट देने छोड़ दो लास्ट में, क्योंकि लास्ट में टेस्ट देना कहीं न कहीं नुकसानदायक होता है। कोर्स पूर्णता का आभास नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हो रहा है तो 70-80% बढ़िया कर लो, और उसमें भी देख लो कि 70-80% पेपर कौन सा तैयार कर रहा है पार्ट, उस पार्ट को बढ़िया कर लो, बाकी चीज़ों को नॉर्मल देख लो। पूरे दिन को 3 भागों में बांट दो, मॉर्निंग में ये पोर्शन देख लो, दिन में ये देख लो, रात में ये देख लो, और अपने हिसाब से आप इसको संशोधन कर सकते हो, ठीक है। तीसरी बात, डिमोटिवेटेड हो रहे हैं तो विभिन्न प्रकार की ग्रुप्स, चर्चाएं, पूछना करना, इन चीज़ों से दूर रहोगे तो डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा। परीक्षा सामने है, मेहनत करिए रात दिन, कॉन्फिडेंस भी आएगा। नेगेटिव मार्किंग होती है, इसके मैंने 3 कारण बता दिए, इनको ठीक करने की कोशिश करो। अपनी सामग्री पे विश्वास कीजिए, दूसरों की सामग्री ना देखिए, कौन सा क्या पढ़ता, सब अलग अलग सामग्री पढ़ते हैं, और लास्ट में ले दे के 70-80% सवाल सभी में आ जाते हैं, इसलिए इसको लोड ना लें। पीआरटी अध्यापक इनमें बिल्कुल चिंता ना करें, कुछ भी याद नहीं है, ये भावना सभी में आती। जब ऐसी स्थिति आती है तो थोड़ा सा पुराने प्रश्नों को वापस देख लें।